7 साल पहले मैं यहां पर आई थी और अभी मैं काम कर रही हूं, लेकिन अब एकदम से क्रैकडाउन हुआ है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहां जाऊं। मैं बांग्लादेश अपने घर वापस जाऊंगी। 2 साल पहले मैं यहां पे आया था एज अ डोमेस्टिक हेल्प, मैं यहां पे काम कर रहा हूं, बट अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। ये कहना है वो बांग्लादेशी जो इलीगल तरीके से भारत में रह रहे थे। दूसरी पे दोस्तों मैं बात करूंगा, टीएमसी इज ऑन द एज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल कोलैप्स। 100 काउंसलर, 100 काउंसलर ने रिजाइन दे दिया है, बताया जा रहा है। अभी फालता में इलेक्शंस हुए, लोकल इलेक्शंस में भी वहां पे बीजेपी को जीत मिली। अब प्रॉब्लम यह है कि भाई यहां टीएमसी को लेकर लोगों में, इनफैक्ट उनके चुने हुए नुमाइंदों में इतना गुस्सा है कि वो तड़ातड़ रिजाइन दे रहे हैं। अब हालांकि पॉलिटिकल फॉल आउट है, इन दोनों खबरों पे हम बात करेंगे। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, ये कहा है शुभेंदु अधिकारी ने। जल्दी जल्दी भगाओ, क्विट इंडिया। हकीमपुर जो बॉर्डर है, लंबी लाइन लग गई है। तो दोनों खबरों पे दोस्तों हम बात करेंगे। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों ये मेगा मंडल को लेकर हमने सेल चलाई थी, सो टुडे इज द लास्ट डे और आज क्लास शुरू होगी, जो बोनस क्लास हमने आपसे प्रॉमिस की थी। नया जो गूगल का एआई टूल आया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो भाई क्या है ना कि यहां शुभेंदु अधिकारी इस समय फ्रंट फुट पर हैं। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, ये उन्होंने कहा है। कितने बांग्लादेशी हैं जो भारत में रह रहे हैं, कोई आंकड़ा नहीं है। 2004 बीजेपी उस समय सरकार, तो इंडियन पार्लियामेंट को 2004 में बताया था कि पूरे भारत में लगभग 12 मिलियन यानी कि 1.2 करोड़ के करीब बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिसमें लगभग 57 लाख यानी कि 50% बांग्लादेशी बंगाल में। आपको पता है कि वेस्ट बंगाल जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। देखिए बांग्लादेश के साथ एक अनसेड एग्रीमेंट है ना, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। कोई फेंसिंग है नहीं, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है। ऐतिहासिक तौर पे बांग्लादेशी हमारे यहाँ पे आते रहे हैं, यहाँ पे काम करते रहे हैं, तो भारत को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। प्रॉब्लम शुरू हुई 1980s में आसाम में, जब यहाँ पे देखा गया कि एकदम से जब एनआरसी हुआ और जब पूरी लिस्ट बनी, मतलब जब पूरी वोटिंग लिस्ट बनी, तो देखा कि अरे बाप रे बाप, अभी तो कुछ जगह की पॉपुलेशन इतनी थी, एकदम से इतनी कैसे बढ़ गई। तो जाहिर सी बात है इलीगल एंट्री हुई है। 1971 में बहुत सारे बांग्लादेशी यहाँ पे आए एज अ रिफ्यूजी। फिर CAA लाया गया, वो कट ऑफ डेट निकाली गई। अभी CAA फिर से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ताकि देखे जाए NRC और CAA की, देखा जाए कि भाई कितने लोग जेन्युइन हैं और कितने बाहर से आए हैं। अब क्या है कि बीजेपी, देखिए वेस्ट बंगाल में उस समय की बात है तो अभी कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन 60-70 लाख तो होंगे ही होंगे, या और भी ज़्यादा हो सकता है, वी डोंट नो, है ना। तो अब जैसे बीजेपी आई तो बीजेपी का पहला प्रॉमिस ही ये था कि हम एक तो फेंसिंग करेंगे, और वो शुरू हो गई है, और दूसरा जितने भी इलीगल बांग्लादेशी हैं उनको भगाएंगे। तो भैया मालदा और मुर्शिदाबाद में डिटेंशन सेंटर बनाए हैं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम वहाँ पे आपको डाल देंगे, देख लो। तो लंबी लाइंस जो हैं वो लग गई है। बिथारी हकीमपुर बॉर्डर जो नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, और सब बोल रहे कि भागो भागो भैया यहाँ से, वरना हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी यही कह रहे हैं कि क्विट इंडिया। इशू काफ़ी सेंसिटिव है। देखिए यहाँ पे BSF के पास शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि देखो भैया BSF को हमने दे दिया है, हम उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, हमने BSF को दे दिया है और BSF उनके साथ जो करे। अब BSF जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स है, BGB, उनको दे देगी कि आप पकड़ो और आप देखो आपका क्या हिसाब किताब है। रोहिंग्यास क्राइसिस ऑलरेडी हमारे सामने खड़ी थी, आपको याद होगा। बहुत सारे रोहिंग्यास भारत में आए थे, फिर उसके बाद यहाँ से उनको डिपोर्ट किया गया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन देशों में है अनस्टेबिलिटी। बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पे दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। तो भारत में अभी पाकिस्तान के साथ तो बॉर्डर काफ़ी सख्ती है, वरना आधे से ज़्यादा पाकिस्तानियों को भारत में मिलते, क्योंकि इन देशों में कुछ नहीं है, हालात बहुत ख़राब है, ठीक है। वो जो थोड़ा बहुत आपको दिखता है ना, वो बस चकाचौंध वो कुछ ही जगह की है, और बांग्लादेश में तो और ज़्यादा ख़राब है हालात। तो बहुत सारे बांग्लादेशी अच्छे काम की तलाश में यहाँ पर आते हैं। नेपाल में भी है, बट नेपाल से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, राइट। तो अब क्या है कि इतने कई बार आ जाते हैं, और कुछ जगह पे तो भाई पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा हो गई है। मुर्शिदाबाद में है ना प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पे ये ड्राइव चलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि आखिरकार असली कौन है और नकली कौन है। तो अब बॉर्डर इशू इंडिया और बांग्लादेश का हमेशा से सेंसिटिव रहा है। देखिए बांग्लादेश अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्यूरोक्रेट्स, उनकी ट्रेनिंग लबासना में कराता था, अब पता है वो लाहौर में करा रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। तीस्ता वाटर का इशू अभी तक अटका हुआ है, अब वो कब तक, बांग्लादेश से इस इशू को सॉल्व करना पड़ेगा, और बांग्लादेश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बॉर्डर इशू सेंसिटिव है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई
अब अगर मान लीजिए कि हमने अलाउ कर दिया तो हालात बहुत अच्छे तो नहीं होंगे भारत के, ठीक है भाई। बहुत सारे इमाइग्रेंट्स आ सकते हैं, वो सब तो ताक में बैठे हुए कि चलो भारत चलते हैं, और फिर आधे से ज़्यादा टैक्स पेयर का पैसा इनकी देखरेख में जाएगा। सिटीजनशिप और एनआरसी सीएए को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट है। जाहिर सी बात है एनआरसी होना है, अब कब होना है पता नहीं। सीएए जब पिछली बार 6 साल पहले बहुत बवाल हुआ था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें सरकार को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, लोगों को कराना ज़रूरी है भाई। ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स, क्रिटिक्स कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स है। देखिए भारत में ह्यूमन राइट्स कंसर्न भाई कौन कह रहा है? भारत इकलौता ऐसा देश है जो यूरोप के तर्ज पे ह्यूमन राइट्स को तरजीह देता है। यहाँ पे अगर कुछ भी होगा तो तुरंत मीडिया में, ये आप ये ट्रेडिशनल मीडिया छोड़िए, वो भी रिपोर्ट करता है। अब बाकी जो डिजिटल मीडिया है ना, वहाँ तुरंत आ जाएगा भाई, कोई नहीं छोड़ने वाला, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। तभी तो इतने सारे इलीगल इमाइग्रेंट्स भारत में रह रहे थे और कोई कुछ बोलने वाला नहीं था भाई। यहाँ पे आए, टीएमसी ने फैसिलिटेट किया, अब हम सबको पता है ये बात, इसमें कोई छुपाने वाली नहीं कि यहाँ पे उनका वोट बैंक बना। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ज़बरदस्ती यहाँ पे कार्ड बनवाए गए, डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए। यहाँ का सिटीजन काम भी मिलता रहेगा, बस बदले में वोट करते रहना। तो एसआईआर ने पोल खोली है सबकी। मैं मानता हूँ कि एसआईआर बहुत जल्दबाजी में हो, बट एसआईआर में एक और प्रॉब्लम हुई कि इसमें कुछ जेन्युइन लोग थे, ठीक है, कुछ जेन्युइन लोग थे, बट ऐसा नहीं कि ठीक है एसआईआर, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स थे, रॉन्गफुल आइडेंटिफिकेशन, ऐसा बोला गया कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें बहुत सारे गरीब बंगाली है, उनके पास पेपर नहीं है, तो उनको गलत तरीके से डिटेन कर लिया जाए। देखिए क्या है ना कि मेरा मानना यह है कि सरकार को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। हाँ, गेहूं के साथ घुन पिसता है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आप पूछिए, अगर कोई बहुत लंबे समय से उस लोकेलिटी में रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी हिस्ट्री आराम से पता लग सकती है, आप ट्रेस कर सकते हो। लेकिन अगर कोई डाउटफुल में आता है या अभी अभी आया है तो प्रॉब्लम है ना, ये हम करने नहीं दे सकते क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं। बॉर्डर, व्हाट इज हैपनिंग एट द बॉर्डर, भाई देखो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने वेरिफिकेशन चेक शुरू कर दिए हैं, उन्होंने वेरीफाई करना शुरू कर दिया है। और बांग्लादेश बॉर्डर अथॉरिटी, जहाँ पे बांग्लादेश के पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिश्ते होते जा रहे हैं, हम बिल्कुल भी अपनी सिक्योरिटी के लिए ये रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। बहुत रिपोर्ट्स आई है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर सील्ड है, बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर से इलीगल एंट्री हो रही है आतंकवादियों की, तो समझना पड़ेगा। देन बीजेपी की पोजीशन, वो इसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं हम तो इसको क्रैकडाउन करेंगे, तो हमारा क्या, इसी पे तो हम आए हैं, ठीक है। और ऑपोजिशन भी क्रिटिसाइज, ऑपोजिशन कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो कम्युनल टेंशन बढ़ा देगा, हार्श रेटोरिक। देखिए जब से शुभेंदु अधिकारी आए हैं, अभी 1 महीना हो गया है, और आप देख ही सकते हो कि 1 से 1.5 महीने में उन्होंने तगड़े कुछ फैसले ऐसे लिए जो सही हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लिए जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं। 1-1.5 साल में हमको सिचुएशन पता लग जाएगी कि शुभेंदु अधिकारी कैसा काम कर रहे हैं बंगाल के लिए। मैंने एक लेक्चर बनाया था, उसमें बताया था कि 8 चीज़ें जो वेस्ट बंगाल को करनी चाहिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कंस्ट्रक्शन एंड कंपनीज़ को आपको लाना पड़ेगा, तो ये चीज़ है। तो अब भारत में डिपोटेशन जैसे जब भारत कर रहा है तो उसमें बांग्लादेश का तो सहयोग चाहिए होगा। अब ऐसा ना हो, देखिए अगर बांग्लादेश लेने से मना कर देता है, कहता है कि नहीं हम नहीं लेंगे, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? फिर उनको डिटेंशन सेंटर में रखना पड़ेगा। कोई डिटेंशन सेंटर में रहना नहीं चाहता, नोबडी वांट्स टू लिव। तो अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हो सकता है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो जाए इंडिया में तो नहीं, बंगाल में हो सकता है। जैसे बहुत सारे बांग्लादेशी वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं अलग अलग जगह, कुछ भाई जेन्युइन है, कुछ काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, जैसे कोई होटल में काम कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है, कोई जैसे जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है वहाँ पे काम कर रहा है, बहुत सारे हैं। तो अब ये बोला जा सकता है कि भाई इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, आप एकदम से हटा दोगे तो लेबर क्राइसिस भी हो जाएगी, हो सकती है ना। देन पॉलिटिकल पोलराइजेशन, मैंने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी बीजेपी कह रही है, लेकिन ऑपोजिशन कह रही है कि तो कम्युनल पॉलिटिक्स है। तो भाई अब इसको लेकर बहस हो सकती है, बहसबाजी हो सकती है, राइट। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है, क्यों, लेकिन तो कि जो आए हैं ना मैक्सिमम, उसमें अगर आप देखोगे तो कोई 4 साल पहले आया है, कोई 3 साल पहले आया है, कोई 1 साल पहले आया है, ये भी बात है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन, मुझे लगता है कि इंडिया, भारत को बांग्लादेश से एक बार बात करनी चाहिए इस इशू को लेकर, ठीक है। अब
दूसरी खबर ये है कि जो टीएमसी काउंसलर हैं, 100 टीएमसी काउंसलर ने रिजाइन दे दिया है। अब टीएमसी जो काउंसलर है भाई, लोकल इलेक्शंस जैसे एमपी होते हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में एमएलएज होते हैं, वैसे जो लोकल इलेक्शन उनमें काउंसलर होते हैं जो चुन के आते हैं। अगर 2/3 काउंसलर ने रिजाइन दे दिया, हर दूसरे काउंसलर ने रिजाइन दे दिया, 100 में से मतलब 66 लोगों ने एकदम से रिजाइन दे दिया, ये एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी काउंसलर कितने सीटें कितने मुझे नहीं पता, लेकिन 2/3 लोगों ने अगर रिजाइन दिया तो भाई दोबारा से आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, और जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक एक एडमिनिस्ट्रेटर देखेगा। तो कलकत्ता में अलग अलग जगह, स्पेशली जो डायमंड हार्बर है, वहाँ पे 16 में से 8 काउंसलर्स ने इस्तीफा दे दिया है, जो कि अभिषेक बनर्जी, जो कि भांजे हैं ममता बनर्जी, उनका गढ़ माना जाता है। अब यही, अब देखिए, ये टीएमसी के काउंसलर कह रहे हैं कि लॉलेसनेस रही है, करप्शन रहा है, पुलिस कभी भी आ जाती है, क्रैकडाउन करती है। तो भाई पहले नहीं समझ में आ रहा था? नहीं, क्योंकि पहले पावर थी। टीएमसी के जाने के बाद दोस्तों, टीएमसी बचेगी कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ममता बनर्जी बूढ़ी हो चुकी हैं, हाँ, बहुत मुश्किल है कि वो अगला इलेक्शन लड़ लें। उत्तराधिकारी है अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी शुभेंदु अधिकारी की लड़ाई हुई थी ना, वरना तो शुभेंदु अधिकारी तो राइट हैंड माने जाते थे। जब ममता बनर्जी, एक बार क्या हुआ कि पार्लियामेंट में ममता बनर्जी जो हैं वो अपने सांसदों को लेकर आई, तो चाय पीनी थी, चाय कम पड़ गई, तो एकदम से शुभेंदु अधिकारी, अरे दीदी दीदी मैं चाय का अरेंजमेंट कराता हूँ, चिंता मत करिए, चिंता मत, ये करते थे शुभेंदु अधिकारी, राइट हैंड थे। लेकिन जब अभिषेक बनर्जी, खून तो खून होता है, ममता बनर्जी ने जब अभिषेक बनर्जी को आगे किया तो भाई शुभेंदु अधिकारी को बात खटक गई, उन्होंने छोड़ के वो बीजेपी में आकर, जब से बीजेपी में आए तब से फॉल ऑफ ममता बनर्जी बिगिंस। अब यहाँ पे टीएमसी ही कोलैप्स करती जा रही है। ये जो काउंसलर हैं हार गए, कहाँ जाएंगे? अब हो सकता है ये बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी को ये गलती नहीं करनी है, वरना फिर मतलब क्या हुआ कि टीएमसी के जो नेता है वो बीजेपी में आ गए, वॉशिंग मशीन। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है टीएमसी के लिए कि उसको कैसे सर्वाइव करती है। कुछ भी ममता बनर्जी बोल लें, लेकिन हालात उनके पार्टी के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि जो भाई अब उनके, चाहे जहांगीर हो, चाहे हुमायूं कबीर हो, सब के सब सीधे हो गए। इलेक्शन जब हो रहे थे तब देखिए कुछ और बातें बोली जा रही थी, और जब इलेक्शंस हो गए हैं तो बिल्कुल पलट गए हैं, बिल्कुल पलट गए हैं। और वो टीएमसी पर हमलावर हो गए हैं। उनके जो स्पोक्स पर्सन थे, मैं नाम भूल गया, जो ये कह रहे थे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब वो कह रहे हैं कि भैया मुझे तो टीएमसी वालों ने बोला था, टीएमसी के गुंडों ने मुझे परेशान किया है। तो वहां के जो टीएमसी के अंदर के बड़े बड़े नेता हैं वही टीएमसी के खिलाफ होते जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है कि पार्टी सर्वाइव भी करेगी कि नहीं करेगी। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है? खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और कोर्स की आज आखिरी दिन है, आप इसको अवेल करिए क्योंकि आज से बोनस क्लास भी शुरू हो रही है। थैंक यू सो मच।